20 डेज प्लेज में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। 20 डेज प्लेज चल रही हो और आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं यार कि अभी क्या हुआ है, हमारा जो सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन है या कई सारे और भी एग्जामिनेशन है जैसे जेईई है, हमारा पोस्टपोन्ड हो चुका है। इस टाइम पे क्या होता है कि जो बच्चे रहते हैं वो एकदम अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। आपको अपने कंफर्ट जोन में नहीं आना है यार। अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसे रेगुलर करते रहें। आप अगर जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसे भी रेगुलर करते रहें। अगर आपकी रेगुलरिटी छूट गई बेटा तो बड़ी मुश्किल होने वाली है। ठीक है, कम करो लेकिन रेगुलर करो। ठीक है, आज अपन बात करेंगे 20 डेज प्लेज में जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसकी जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू द पावर जीरो। ठीक है, मतलब सच केमिकल रिएक्शन हुज रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू द पावर जीरो। इस लाइन का, इस डेफिनेशन का क्या मतलब हुआ? उस कोई रिएक्शन है उसकी जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, रेज़ टू द पावर जीरो। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। आर इक्वल टू के, कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या? जीरो। और किसी की पावर जीरो क्या होती है? 1, मतलब आर इक्वल टू क्या? के कांस्टेंट। ठीक है, मतलब जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन है वो हमारी कॉन्सेंट्रेशन पर ही डिपेंड नहीं कर रही है। आप चाहे कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाओ कम करो, रेट वही रहने वाली है। जब अपन ने कॉन्सेंट्रेशन का डिपेंडेंस देखा, ठीक है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का डिपेंडेंस देखा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज पर, तब अपन ने वहां पर कहा था कि वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अपन क्या देख रहे हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए चाहे आप कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाओ या कम करो, रेट ऑफ रिएक्शन तो सेम रहने वाली है। ना तो रेट बढ़ने वाली है रिएक्शन की, ना कम होने वाली है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन पर वो डिपेंड ही नहीं करते हैं। अब ये बात आती है कि कौन कौन सी ऐसी रिएक्शंस हैं जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करती हैं। ठीक है, नाम के लिए बता देता हूं, डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस ऑन मेटल सरफेस, कि जो भी गैसेस हैं उनका जब डिकम्पोजिशन होता है मेटल सरफेस पर वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। ठीक है, जैसे कि NH3 गैस है, अगर उसका डिकम्पोजिशन कराया जाए वो डिकम्पोज होगी N2 गैस और H2 गैस में, तो ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। जितनी भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। फोटोकेमिकल मतलब जहां पर आपको फोटोन एनर्जी की जरूरत पड़े, HNU की जरूरत पड़े, जैसे H2 गैस प्लस Cl2 गैस, ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, आपने फोटोन एनर्जी दी और ये HCl गैस में कन्वर्ट हो गए। तो यहां पर ये क्या हुआ है? फोटोकेमिकल रिएक्शन हुई है। आपको इनको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। जब भी क्वेश्चन आएगा आपसे क्वेश्चन में ये कहेगा कि ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो याद रखना है वो उसकी डेफिनेशन और ये, ठीक है, याद नहीं रखना है। बेसिकली क्या बोल सकते हैं कि ऐसी केमिकल रिएक्शन उनकी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू द पावर जीरो, उसे आपने क्या बोल दिया? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसे इस तरह से अपन लिख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है यार वो ये आता है कि अपन डिफरेंशिएट रेट इक्वेशन किस तरह से निकालें यहां पर, और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन किस तरह से निकालें। मतलब जो अपने फॉर्मूले बनने वाले हैं वो किस तरह से बनने वाले हैं और कितनी आसानी से अपन उसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब हमारे पास जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है या डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन होती है वो किस तरह से निकाली जाती है, हाफ लाइफ किस तरह से निकाली जाती है, उन सबको आज अपन यहां पर देखने वाले हैं। जैसे कि समझिए हमारे पास एक रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट, वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है। सपोज मान लेते हैं एट टी इक्वल टू जीरो पर, टी इक्वल टू जीरो मतलब जब अपन ने रिएक्शन जस्ट स्टार्ट करी है तो हमारे पास जो ए की कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है? स्मॉल ए या सी नोड है भाई। ठीक है, स्मॉल ए या सी नोड है। प्रोडक्ट की उस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन तो होगी नहीं क्योंकि इनिशियल है भाई। ठीक है, जस्ट रिएक्शन स्टार्ट करिए, सिर्फ हमारे पास रिएक्टेंट होगा, उस टाइम पे प्रोडक्ट नहीं होगा। समय बीतता गया, टी इक्वल टू टी टाइम हो गया, हमें पता चला कि ए में से एक्स पार्ट कंज्यूम हो चुका है और हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितना बनेगा? एक्स बनेगा। या अपन ए माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं? ct। ct मतलब कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t। याद रखना है यहां पर a या c नोड का मतलब क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। यहां पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ये, ठीक है, और यहां पर जो x है वो हमारा कंज्यूम पार्ट है कि इतना कंज्यूम हो चुका है यार। ठीक है,
और हमारा जो Ct है बेसिकली वो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी, कि टी टाइम पे जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है, Ct, और Ct किसके बराबर है, A माइनस एक्स के बराबर होने वाली है। अब यहां पर अगर मैं इस रिएक्शन के लिए रेट लो अगर लिखूं, ठीक है, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू रेट लो, रेट लो के अकॉर्डिंग अगर मैं लिखूं तो यहां पर जो रेट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर 0, ठीक है। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, R इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर 0, तो यहां पर क्या हो जाएगा, R इक्वल टू की, ठीक है, रेट लो के अकॉर्डिंग तो यही होगा कि R इक्वल टू के। अब यहां पर देखें, इसको R को मैं क्या लिख सकता हूं, A के टर्म में अगर लिखना चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है, डिसअपीयरेंस के टर्म में लिखूंगा तो माइनस डी A माइनस एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू कि इस तरह से लिख सकता हूं, या प्रोडक्ट के टर्म में लिखना चाहूं तो इस तरह से भी लिख सकता हूं, किस तरह से, कि डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू कि डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के, ठीक है। तो ये बेसिकली जो डी एक्स अपॉन डी टी आया है, इसी को आप क्या बोलते हो, डिफरेंशिएट रेट इक्वेशन, ठीक है, इसी को आप क्या बोलते हो, डिफरेंशिएट रेट इक्वेशन, इसी को बोलते हो बेसिकली, ठीक है, dx अपॉन dt इक्वल टू के, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट के टर्म में लिखा है ना, प्रोडक्ट के टर्म में मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट के टर्म में लिखा है, तो क्या होगा, dx अपॉन dt इक्वल टू के। अब यहां पर थोड़ा सा समझें कि ये जो मेरे पास आया है माइनस डी ए माइनस एक्स अपॉन dt, ठीक है, तो उससे बेसिकली ये d है, a नहीं है भाई, ये d है भाई, ठीक है, तो a और d में थोड़ा सा रहता है अपना, ठीक है, थोड़ा चलता है ऐसा, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं कि हमारे पास जो आया है वो क्या आया है, माइनस डी ए माइनस एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू हमारे पास आया है क्या, कि, ठीक है, और ये ए माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी टी, ठीक है, सी टी अपॉन डी टी इक्वल टू की, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस डी सी टी इक्वल टू के डी टी, ठीक है। और अब मैं अगर इसे इंटीग्रेट करता हूं, इसे भी माइनस को उधर लेके जाता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, डी सी टी इक्वल टू माइनस के डी टी, ठीक है। अब अगर मैं इसे इंटीग्रेट करता हूं, ठीक है, इसे इंटीग्रेट करता हूं, इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास क्या आने वाला है, यहां से मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं कहां से कहां तक, सी नोट से सी टी तक, और यहां पे मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं 0 से लेकर टी तक। जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास क्या आने वाला है, मेरे पास आने वाला है, मेरे पास सी नोट माइनस सी टी, ठीक है, इक्वल टू माइनस के टी, ठीक है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि सी टी इक्वल टू सी नोट माइनस के टी। तो ये बेसिकली मेरे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आती है, सी टी इक्वल टू सी नोट माइनस के टी। ये क्या है, मेरे पास एक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आया है बेसिकली, ठीक है। और इसका अलग फॉर्म भी होता है, जैसे dx अपॉन dt को भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, किस तरह से, अगर अपन dx इक्वल टू के डी टी लिख सकते हैं, अगर इसे इंटीग्रेट करें 0 से x तक और इसे 0 से t तक, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू के टी। ये बेसिकली इसका ही फॉर्म है, सी टी इक्वल टू सी नोट माइनस के टी का ही फॉर्म है, क्योंकि जैसे कि देखो कि ये हमारे पास आया है क्या, सी टी इक्वल टू सी नोट माइनस के टी, राइट। सी टी को आप क्या लिख सकते हो, ए माइनस एक्स, और सी नोट को क्या लिख सकते हो, ए माइनस के टी, ठीक है। अब यहां पर ए को इस साइड लेके आता हूं, क्या हो जाएगा, ए माइनस ए इक्वल टू एक्स माइनस के टी, तो 0 इक्वल टू एक्स माइनस के टी, तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू के टी। बेसिकली अनादर फॉर्म है इसका, ठीक है, यही अपन यहां से अपन ने लिख दिया है, ठीक है। अब यहां पर देखो बेसिकली जो तुम्हें याद रखना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो बच्चों को ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट समझ नहीं आता है, कोई टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन आपके फॉर्मूले से बन जाएंगे भाई। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बोर्ड में जिस लेवल के आते हैं वो आपके फॉर्मूले से बन जाते हैं, ठीक है। आपको जो फॉर्मूला याद रखना है, पहला याद रखना है सी टी इक्वल टू सी नोट माइनस के टी, दूसरा रखना है एक्स इक्वल टू के टी, ये दोनों अगर याद है, ठीक है। और एक और थर्ड जो हमें याद रखना है यहाँ पर, वो आता है हाफ लाइफ, ठीक है। क्या रखना है, हाफ लाइफ, कि हाफ लाइफ क्या होती है यार, जिसे आप टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हो। हाफ लाइफ मतलब एक ऐसा टाइम जिस पर जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियल के हाफ हो जाए, ठीक है। एक ऐसा टाइम जिस पर आपकी कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल के हाफ हो जाए, आधी हो जाए इनिशियल के, तो उसे आप क्या बोलते हो, हाफ लाइफ,
या हाफ टाइम बोलते हो, ठीक है। तो इसे अपन इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द टाइम at which concentration become half of initial concentration, ठीक है। अब यहां पर बेसिकली क्या है कि जो हमारा CT है, ठीक है, वो कितना बन जाए, CT कितना बन जाए, C0/2, इनिशियल के आधी बन जाए। तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो, फॉर्मूला क्या है, CT इक्वल टू C0 माइनस KT, ठीक है। C0 कितना हो जाएगा, C0/2, ये C0 माइनस K और T की जगह T हाफ लिख देते हैं, ठीक है। तो K T हाफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, C0 माइनस C0/2, तो ये आ जाएगा T हाफ इक्वल टू C0/2, और T हाफ हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा, T हाफ इक्वल टू C0/2K, ठीक है। तो ये हमारे पास एक और आया है भाई, T हाफ इक्वल टू C0/2K, शायद दिख रहा होगा यार ये, ठीक है, दिखना तो चाहिए, T हाफ इक्वल टू C0/2K। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो तुम्हें याद रखना है वो तीन चीजें याद रखनी है यार। सबसे पहला कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, दूसरा CT इक्वल टू C0 माइनस KT, और X इक्वल टू KT, T हाफ इक्वल टू C0/2K। अगर ये तीन फॉर्मूले और डेफिनेशन आती है तो आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे बना सकते हो। अब बात ये आती है कि ये जो ग्राफ बनते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में वो किस तरह से बनते हैं, उन्हें अपन बनाने की कोशिश करते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो हमें याद रखना है यार वो है, पहला कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू द पावर 0, दूसरा CT इक्वल टू C0 माइनस KT, तीसरा X इक्वल टू KT, और फोर्थ T हाफ इक्वल टू C0/2K, ठीक है। अब यहां पर अगर ग्राफ्स अगर बनाए, पहला रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, आप यहां पर देख रहे हो कि रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे तो यहां पर हमारे पास क्या आता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू द पावर 0, मतलब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, एक कांस्टेंट आएगा और किसी की पावर 0 क्या होती है, जैसे लिख देते हैं कॉन्सेंट्रेशन की पावर 0, और किसी की पावर 0 क्या होती है भाई 1, मतलब R इक्वल टू K, मतलब R कांस्टेंट है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन पर वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाओगे कम करोगे रेट ऑफ रिएक्शन सेम रहने वाली है, मतलब इसका ग्राफ क्या आएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन पे वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। अब अगर दूसरा ग्राफ बनाऊं CT वर्सेस T में, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T वर्सेस टाइम में, ठीक है, तो हमारे पास रिलेशन क्या है, CT इक्वल टू C0 माइनस KT, ठीक है। अगर मैं इसे y एक्सिस पे लेता हूं CT को और इसे टाइम को x एक्सिस पे लेता हूं तो ये इक्वेशन क्या बन रही है, y इक्वल टू mx प्लस c। यहां पर जो स्लोप आ रही है वो क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, मतलब डिक्रीमेंट स्लोप आपको यहां पर देखने को मिलेगी, और इसका इंटरसेप्ट क्या रहेगा, C0 रहेगा भाई, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ये डिक्रीमेंट दिखेगा आपको। अब यहां पर अगर आप इसको मिला देते हैं, बेसिकली यहां पर आप मिला देते हैं तो इस टाइम पर बेसिकली आपकी रिएक्शन समाप्त हो जाएगी। ये जो टाइम आया है इस टाइम को आप बोलते हो T कंप्लीशन, टाइम T कंप्लीशन की रिएक्शन समाप्त हो जाएगी, ठीक है। और ये जो इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू क्या होगी, C0 होगी, ठीक है। यहां पर CT की वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है, तो यहां पर पुट करते हैं कि 0 इक्वल टू C0 माइनस K इंटू T, तो यहाँ पर KT इक्वल टू C0, T इक्वल टू C0/K, तो ये बेसिकली T कंप्लीशन है, ये जो है वो T कंप्लीशन है, ठीक है, कि इतने पे कंप्लीट हो जाएगी। कब कंप्लीट होगी, जब T कंप्लीशन हो C0/2K। हाफ कितना है, C0/2K, कंप्लीशन कितना आएगा, C0/K, ये ध्यान रखिए। अब जो थर्ड आ रहा है वो आ रहा है X वर्सेस T में, कंज्यूम पार्ट वर्सेस टाइम में, तो X इक्वल टू क्या है, KT, मतलब Y इक्वल टू mx, इंटरसेप्ट 0 है भाई यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्टली है भाई, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, यहाँ से इंक्रीमेंट स्लोप, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। बेसिकली जीरो ऑर्डर रिएक्शन में याद क्या रखना है जिससे तुम्हारा काम हो जाएगा भाई, एक भी क्वेश्चन आएगा वो छूटेगा नहीं। ये चार रिलेशन आपको याद हैं और डेफिनेशन याद है तो जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे के सारे बन जाएंगे, क्योंकि इन रिलेशन की मदद से ही तुमने ग्राफ बनाए, ठीक है, और कुछ करा नहीं है भाई। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कहानी हुई। अब बात ये आती है कि क्वेश्चन किस तरह से करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन इस तरह से करेंगे कि आपके जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं बोर्ड 2021 में उन्हें बहुत रफ्तार से तुम खेल सको भाई। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।